हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम जो कि आपका दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र करने वाले हैं, जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है। सीटेट के एग्जाम में आपसे 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। अगर पेडागोजी पे ध्यान दे लेते हो तो भाई ना सिर्फ एग्जाम पास करते हो, अच्छे नंबर से आप एग्जाम निकाल सकते हो। सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर का कंटेंट होता है और 50 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। और आज का जो वीडियो रहेगा लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा। आज की इस वीडियो में आपने या तो लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी ली होगी या फिर लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी ली होगी। दोनों ही तरह से 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है। आज की इस वीडियो से 15 नंबर की कंप्लीट हिंदी पेडागोजी हो जाएगी। एक भी नंबर इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक करके वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। देखो, सबसे पहले करेंगे भाई हम आगमन विधि। आगमन विधि के जो जन्मदाता रहते हैं वो अरस्तु हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आगमन विधि के जनक होंगे कौन। ठीक है, वो है आपके अरस्तु। और निगमन विधि जो कि आगमन विधि के अपोजिट होती है। जैसे कि जो आगमन विधि में जो रूल होता है, इसके अपोजिट मतलब इसके उल्टा होता है निगमन विधि में। तो इन दोनों ही विधियों के जो जन्मदाता रहते हैं अरस्तु। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आगमन निगमन विधि के जन्मदाता कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अरस्तु हैं। भाई कौन है? अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। जो ये विधि है आगमन विधि, इसमें सबसे पहले सीधे अनुभव, जो आपके अनुभव है, जो चीज़ें आपने अनुभव से सीखी हैं, एग्जाम्पल्स हो गए, और आपका प्रयोग, प्रयोग मतलब अपने हाथों से करके चीज़ों को, उसका अध्ययन करके आप नियम निकालोगे। मतलब कि उदाहरण से नियम की तरफ चलती है आपकी आगमन विधि। ठीक है, पहले आपको बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे आप देखते हो छोटा बच्चा है, उसको पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। भाई देखो क्या सिखाया जाता है। छोटे बच्चे को जब आप सम सिखाते हो तो 2+2 इस तरह से उसको क्वेश्चन दिया जाता है, सम दिया जाता है, और वो उसका आंसर उसको निकालना सिखाया जाता है। जैसे वो ये प्रोसेस सीख जाता है, फिर उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है, फिर इस तरह से दिया जाएगा। फिर उसको क्या है, माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसको डिवाइड। मतलब पहले उसको इजी चीज़ें सिखाएंगे और फिर उसका लेवल बढ़ा के उसको कठिन चीज़ों तक ले जाएंगे। ठीक है, नियम उदाहरण से नियम की तरफ, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक वो जाता है। छोटा बच्चा है, बड़ा है, कोई भी स्टार्टिंग में बेस अपना कंप्लीट करता है, उसके बाद एडवांस तक चीज़ों को समझते हुए चलता है। तो ये ही कहती है भाई आपकी आगमन विधि। आगमन विधि में यही है, अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है और बाद में जो है नियम तक ले जाया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस यही समझना है। एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सी विधि है जिसमें पहले अनुभव, उदाहरण और प्रयोग दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी विधि होगी, तो आगमन विधि होगी। ठीक है, इसके कुछ देखो तर्क, देखो इससे आप इजीली समझ जाओगे। उदाहरण से नियम की तरफ चलने वाली कौन सी विधि है, आपकी आगमन विधि। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि को क्या कहते हैं, तो आगमन विधि कहते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रही है कौन सी विधि, आपकी आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म या फिर मूर्त से अमूर्त। अब ये समझ लीजिए, मूर्त अमूर्त क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात क्या होता है, उदाहरण से नियम। उदाहरण से नियम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उदाहरण से पहले, उदाहरण से एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नियम तक ले जाएंगे। ज्ञात, जो चीज़ें आपको ज्ञात हैं, जो आपको पता है, पहले उन चीज़ों पर काम किया जाता है। अज्ञात, फिर जो चीज़ें ज्ञात नहीं है, दिमाग लगा के सोच के तर्क शक्ति विकसित करके आपको अज्ञात चीज़ें समझाई जाती, मतलब आपको खुद से वो चीज़ें समझनी होती हैं। फिर स्थूल से सूक्ष्म, उसी तरह से जो स्थूल चीज़ें हैं उनको सूक्ष्म चीज़ों तक, छोटी चीज़ों तक, ठीक है, ले जाना। ठोस से मतलब छीन, बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें जिनका बिल्कुल ही अस्तित्व में पता नहीं चल रहा है। मूर्त से अमूर्त, ठीक है, जो सामने चीज़ें उन पे कार्य करेगा। अमूर्त, जो चीज़ें साम नहीं है, अमूर्त चिंतन करके उन पे कार्य करेंगे। ठीक है, मतलब पहले बेसिक बहुत ही सामान्य चीज़ें करेंगे, उसके बाद ही विशिष्ट क्रियाएं करेंगे। तो ये जो रूल होते हैं ये आगमन विधि के होते हैं। और जो निगमन विधि रहेगी, ठीक है, सेम इसी तरह रहेगी, लेकिन इसकी अपोजिट रहेगी, मतलब इसकी उल्टी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है,
निगमन विधि में नेक्स्ट आपकी निगमन विधि, इसके जन्मदाता भी आपके अरस्तु हो जाएंगे। आगमन और निगमन दोनों ही विधियों के जन्मदाता जो रहेंगे अरस्तु रहेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इस विधि में तो नियम का ज्ञान दिया जा रहा था और आगमन विधि में क्या दिया जा रहा था भाई, आपका उदाहरण दिए जा रहे थे, उसके बाद नियम तक ले जाया जा रहा था। सामान्य से विशिष्ट मतलब बेसिक से एडवांस तक जा रहे थे। क्यों? इसीलिए वो जो आपकी सामान्य क्रियाएं कर रही थी उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं कर रहे थे उसमें, तो वो आपकी जो थी छात्र केंद्रित विधि थी, बाल केंद्रित विधि वो थी। और लेकिन इसमें इसका उल्टा होगा, इसमें ये जो विधि है इसमें विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले ही उसको नियम करवा दिए जाएंगे जो कि गलत होता है, ठीक है। इसके पश्चात उदाहरण देंगे, उसके पश्चात आपको उदाहरण देंगे, ठीक है। आगमन विधि की उल्टी होती है, पहले इसमें नियम दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जा रहे हैं, उसके बाद नियमों को समझाया जाएगा। इस विधि के जो शिक्षक रहते हैं वो शिक्षक केंद्रित विधि होगी, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षक अपने प्रोसेस अपने तरीके से शिक्षा देता है। उसमें क्या था, बच्चे को केंद्र बिंदु मान के शिक्षा दी जा रही थी, ठीक है। बच्चे खुद से प्रयोग उसमें कर रहे थे, तो वो जो थी छात्र केंद्रित विधि थी। लेकिन इसमें क्या है, शिक्षक नियम देगा, शिक्षक है जो कुछ करेगा, बच्चे को समझाएगा, तो ये आपकी जो हो जाएगी शिक्षण विधि हो जाएगी, मतलब शिक्षक विधि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो निगमन विधि है, ठीक है, किस तरह से, तो वो शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है। इस तरह से बताइए कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है या फिर आपकी शिक्षक केंद्रित विधि है, पाठ्य जो आपका करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसके केंद्रित शिक्षण विधि है। तो आपको बताना है जो निगमन विधि होती है वो छात्र केंद्रित ना होकर आपकी शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं, निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत कार्य करती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देखो जो रूल हमने वहाँ पे किए थे इसमें यहाँ पे उल्टे हो जाएंगे। उसमें स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल है, ज्ञात से अज्ञात है, ठीक है। जो चीज़ें हमको ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, नियमों से उदाहरण की तरफ ये बढ़ रही है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी विधि भाई, निगमन विधि। ये दोनों हो गए। उसके बाद कहते हैं प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता आपके किलपैटिक है, सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। अगर आप विधियां अच्छे से कर लेते हो सभी सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंस होती हैं जिनमें, ठीक है, अंतर होता है, वो हम साथ में करेंगे सभी सब्जेक्ट की। तो आपकी जो है 15 नंबर की सब्जेक्ट यहाँ से ना सिर्फ 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी कवर हो रही है, सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। शिक्षण विधियाँ सेम ही होती हैं लगभग लगभग। देखो जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जो जन्मदाता हैं किलपेटिक रहेंगे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, मतलब जो भी आपके अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ये विधि कार्य करती है, ठीक है। तो ये अनुभव के केंद्रित विधि रहती है। यह बालक के समाजीकरण, ठीक है, समाजीकरण पर बल देती है। जो आपकी प्रोजेक्ट विधि होती है ये आपके समाजीकरण पर बल देती है। जो बच्चा है, बच्चे के लिए तो होती है शिक्षण विधियाँ। आप टीचर हो, शिक्षण विधियाँ क्यों पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अब जब आप शिक्षक बन जाओगे तो इन शिक्षण विधियों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको अप्लाई करना है अपने सभी स्टूडेंट्स पे, जो आपके बच्चे रहेंगे क्लास में। तो ये जो प्रोजेक्ट विधि होती है ये समाजीकरण की जो है विधि होगी। इसमें क्या है, समाजकरण पर बल दिया जाता है, समाज की जो क्रियाएं हैं उस पर बल दिया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है। इस विधि में जो बच्चा होगा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा एवं अपनी समस्याओं को अपने अपने स्वयं के तरीके से विचारों के आधार पर हल करता है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जो इसमें जो बच्चा है स्वतंत्र है, ठीक है। और जो है यह बालक सामाजिकरण पर बल देती है ये विधि, तो ये स्वतंत्र होता है बच्चा और इसकी जो जितनी भी समस्याएं होंगी वो अपने ही विचारों को अपने आधार पर उनको सॉल्व करेगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है। जैसे कि मैंने बताया आगमन विधि भी आपकी छात्र केंद्रित थी और ये भी आपकी छात्र केंद्रित हो जाएगी, बाल केंद्रित हो जाएगी। इस विधि में जो है विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। किस तरह से रहते हैं भाई, इसमें सक्रिय रहेंगे वो, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो एक्टिव रहेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे ही उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको अच्छे से वो हल कर लेंगे उन चीज़ों को। समूह में रहकर कार्य करते हैं, समूह में रहकर, जैसे कि ये विधि कहती है समाजीकरण है, समाजीकरण एक प्रकार से समूह में रहना, ये समाज ही करके अंदर आता है, ठीक है। उसमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है, ठीक है। तो इस विधि की ये हो जाएगी, ये आपकी कौन सी विधि होती है, ये आपकी छात्र केंद्रित बाल केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट है भैया आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को समझिए। प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है, इस विधि के जनक प्रतिपादक कुमारी हेलेन पार्कस्ट थी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। इस विधि के जनक प्रतिपादक जो रहेंगे वो कुमारी हेलेन पार्कस्ट रहेंगी, ठीक है। तो इस विधि में बालक जो है, इस विधि में बालक, ये ठीक कर लेना भाई, कुमारी
ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट है, ठीक है, पार्कहर्स्ट है, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण, ठीक है, व्याकरण जो ग्रामर रहती है आपकी, उसके नियमों को ज्ञान कराए, ठीक है, मतलब कि ग्रामर के जो रूल रहेंगे, नियम रहेंगे, उनका ज्ञान कराए बिना ही भाषा सिखा दी जाती है। कई बार देखो आप इंग्लिश लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो सबसे पहले आपको क्या है, ग्रामर सिखाई जाती है। यहाँ पे क्या है, इस विधि के अकॉर्डिंग, प्रत्यक्ष विधि के अकॉर्डिंग आपको प्रत्यक्ष चीजें, मतलब कि बिना ही ग्रामर के रूलों को समझाए आपको भाषा सिखा देंगे। हम भाषा शिक्षण विधियां कर रहे हैं तो ये भाषा शिक्षण के अकॉर्डिंग ये विधियां यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिना ही ग्रामर के सिखाए, व्याकरण को सिखाए, नियमों को सिखाए भाषा सिखा देती हैं ये वाली विधि प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उस अन्य भाषा सिखाई जाती है। अब देखो क्या छोटा बच्चा है, जिस भी समाज में जैसे भी वातावरण में वो पैदा होता है, अगर हिंदी भाषी वातावरण में होता है, ठीक है, उसके माता पिता घर परिवार में अगर हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी ही भाषा सीख जाता है। आपने देखा होगा हिंदुओं के बच्चे हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजों के बच्चे जन्म से ही अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाबियों के बच्चे पंजाबी बोलते हैं। तो ये उनकी क्या होती है, उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो कि उनके घर परिवार में बोली जाती है, ठीक है। तो वो कैसे सीख जाते हैं, वातावरण से, अपने परिवार से संपर्क से, ठीक है। तो वो चीज़ों को प्रत्यक्ष विधि के रूप में वो सीख जाते हैं। तो इसी तरह से जो कुमारी हेलेन थी, उनका कहना था कि इसी विधि का प्रयोग करके हम जो है किसी अन्य दूसरी भाषा को अगर हम सिखाएं तो इसी तरह से सिखा सकते हैं, ठीक है, बिना ग्रामर रूल के करवाए, उस तरह का इन्वायरमेंट बच्चे को देके हम जो है दूसरी लैंग्वेज भी बच्चे को सिखा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष जो विधि रहेगी यही कहती है। इस विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए, ठीक है, उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक है। जो उसकी मातृभाषा है, जैसे कि मातृभाषा उसकी जैसे कि उसको इंग्लिश सिखाई जा रही है, ठीक है, इंग्लिश उसको सिखाई जा रही है, तो इंग्लिश उसको सिखाई जा रही है, तो उसकी भाषा हिंदी है, तो हिंदी को उसको यूज़ ना करके, हिंदी को यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी हिंदी को यूज़ ना करके उसको डायरेक्ट कौन सी भाषा सिखा दें, उसको अंग्रेजी भाषा सिखा दें, तो वो प्रत्यक्ष विधि रहेगी। और उसमें क्या है, उसमें उसी चीज़ वार्तालाप करेंगे, वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। मतलब कि जैसे छोटा बच्चा है, उसके घर में हिंदी बोली जाती है, तो वो उनको सुन के फिर खुद थोड़ा थोड़ा बोल के अभ्यास से चीज़ों को सीख जाता है। तो उसी प्रकार का एनवायरनमेंट बच्चे को देख के नेक्स्ट भाषा उसको अगली जो नई दूसरी जो भाषा के रूप में सिखाएंगे वो इस तरह से सिखा सकते हैं। वार्तालाप में अधिक से अधिक सीखने पर बल देगा, जिससे वह प्रकृति के रूप से सीख कर इस विधि को श्रव्य दृष्टि से सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी होती है। छोटे बच्चे जो है इजिली सीख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जिस प्रकार की लैंग्वेज दी जाती है उनको बहुत इजीली तरीके से वो ग्रहण कर लेते हैं। तो यही कहती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। इसमें बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए नेक्स्ट भाषा सिखाई जाती है। तो वो कौन सी विधि है, आपकी प्रत्यक्ष विधि। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई कि बिना भाषा के अपनी जो मातृभाषा है, मातृभाषा कौन सी होती है, जो भी आपकी मातृभाषा जो कि आपके घर परिवार में, समाज में, शहर में बोली जाती है, वो आपकी मातृभाषा के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। उसको बिना मध्यस्थ बनाए, उसके द्वारा कुछ भी चीज़ रूल या फिर नियम ना रटवा कर जो है नेक्स्ट लैंग्वेज सिखा दी जाए, वो आपकी प्रत्यक्ष विधि होगी, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। विश्लेषण विधि समझिए, थोड़ा टाइम लग गया बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एकदम से ये विधियाँ एग्जैक्ट आपके माइंड में फिट हो जाएं। सेम एज इट इज़ विधियाँ आपकी इंग्लिश में होती हैं, अगर हिंदी में समझ लेते हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप इजीली कर लोगे, तो आपकी ना सिर्फ 15 नंबर की हिंदी की विधियाँ हो रही हैं, साथ में 15 नंबर की आपकी इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ भी हो रही हैं, ठीक है। उसी तरह से आपकी कुछ हद तक 5 या 10% या 20% कह लीजिए आपकी जो है अन्य सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ भी कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। 5-10% नहीं, कम से कम 40-50% कह लीजिए, क्योंकि बहुत हद तक शिक्षण विधियां सेम ही होती हैं, ठीक है। अब देखो विश्लेषण विधि क्या कहती है, इस विधि के जो जनक हैं एनरिक एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। विश्लेषण और संश्लेषण विधि दोनों के ही जनक कौन है भैया, आपके हेनरी ये सॉरी एनरिक लिखा है, ये हेनरी, हेनरी का लेना, मैं साथ साथ में आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाय मिस्टेक किसी शब्द की वो है गलत हो जाती है प्रिंटिंग, तो ये आप ठीक कर लेना, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हो जाएगा इसका। दोनों ही विधि दी थी आपकी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है। इस विधि के जन्मदाता हैं हेनरी आर्मस्ट्रांग। इस विधि में समस्या जो होती है छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहा है विश्लेषण विधि, विश्लेषण मतलब उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है, सीमाक्षा की जाती है, मतलब जो विधि है आपकी, जो भी आपका रोल है
उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उस पर अध्ययन करेंगे और उसको हल करेंगे, उसकी समस्याओं को हल करेंगे। और उसको हल करने के बाद उनको कंप्लीट कर देना, फिर से उनको एक उसमें जोड़ के, तो वो आपकी संश्लेषण विधि हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं को बांट देना आपका विश्लेषण होता है, और फिर उसके बाद उनको जोड़ना ही आपका संश्लेषण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या छोटी छोटी समस्याओं भागों में बांट रहे हैं और उसके बाद उनको जोड़ने का काम करें, तो वो संश्लेषण विधि। आपको ये दोनों चीजें इस तरह से याद रख लेना। और संश्लेषण विधि इसके अपोजिट हो जाती है विश्लेषण के। इस विधि के जनक भी आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण होता है। पहले छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ दिया, फिर उनको एक साथ फिर से जोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो विश्लेषण कर दिया, जोड़ दिया तो संश्लेषण कर दिया। इस तरह से समझ लेना। इस विधि में किसी समस्या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ देते हैं। उसमें जो समस्या है, जो गतिविधि है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसको समझते हैं, खोजबीन उसमें करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, तो संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो विश्लेषण। उसके बाद भाई प्रो यंग के अनुसार, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक है प्रो यंग, ये क्या कहते हैं, संश्लेषण विश्लेषण विधि के ऊपर कुछ कह रहे हैं ये आपको डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी गई थी और पूछ ली जा सकती है। तो इसके अनुसार, प्रो यंग के अनुसार, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है। जो आपकी सूखी घास है उसमें से तिनका निकाला जाता है संश्लेषण विधि के द्वारा। ठीक है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घर से बाहर निकल जाता है। मतलब कि उसमें तो तिनका निकाला जा रहा है और इसमें जो तिनका है स्वयं ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है संश्लेषण विश्लेषण विधि की। इन्होंने डेफिनेशन दी है, एक प्रकार से इन्होंने बताया है कि संश्लेषण विश्लेषण होता क्या है। संश्लेषण विधि द्वारा तो जो सूखी घास है उसमें जो तिनका है, ठीक है, वो हाथ से निकालेंगे उसको हम, ठीक है, उसको चुनेंगे। लेकिन विश्लेषण विधि है उसमें से जो तिनका है वो खुद ही बाहर निकल जाएगा। एक प्रकार से ये डेफिनेशन दी थी आपकी प्रो यंग ने। बहुत ही ईजी है, ध्यान भी हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, प्रो यंग ने कहा था ये। उसके बाद अभी आपका अनुकरण विधि, नकल करना, अनुकरण का जो अर्थ होता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि के जो जनक है, ठीक है, कुमारी हेलेन पारक्रस्ट है। कुमारी हेलेन पारक्रस्ट हो जाएंगी इस विधि के जनक। और देखो, कुमारी हेलेन जो पारक्रस्ट थी वो प्रत्यक्ष विधि की भी थी, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रकृष्ट जो आपकी प्रत्यक्ष विधि है उसकी जो जन्मदाता थी, प्रतिपादक थी, वो भी कुमारी हेलेन पारक्रस्ट थी। और विश्लेषण संश्लेषण विधि की कौन थी, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थी। ध्यान रख लेना, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग संश्लेषण विश्लेषण की थी, और निगमन आगमन की जो थे आपके प्रतिपादक अरस्तु थे। ठीक है, तो ये आपको जनक ध्यान रखने हैं भाई। तो कुमारी हेलेन पारक्रस्ट को माना जाता है अनुकरण विधि के जन्मदाता। ठीक है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, मतलब नकल करके चीजों को सीख लेता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक को अनुकरण करके लिखना पढ़ना इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके, सॉरी ये लिखा हुआ था, ठीक है, अपने शिक्षक जो उसका अध्यापक रहेगा क्लास में, उसका ही अनुकरण करके लिखना पढ़ना नई रचना करना सीख जाता है। जैसे कि आप पहले आप बोलते हो ए आ के खे गे, तो बच्चे भी आपके पीछे रिपीट करेंगे और आपकी नकल करते करते वो चीज़ों को सीख जाएंगे। तो ये अनुकरण विधि होगी। जैसे कि आप टेबल पढ़ते हो, ABCD पढ़ते हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के आप रिपीट करते हो, बच्चे आपके पीछे पीछे रिपीट करेंगे चीज़ों को, तो बच्चे आपकी नकल करके चीज़ों को सीख जाएंगे। तो ये अनुकरण विधि होती है। कौन सी विधि होती है, अनुकरण विधि होती है। तो इसमें बच्चा अध्यापक की नकल करके चीज़ों को सीख जाता है। तो इसमें यही है, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के अनुसार उच्चारण को सुनकर, ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे होता था, टेबल बोली जाती थी बहुत जोर जोर से, ठीक है, और बच्चे उनके पीछे बोलते थे, तो इस तरह से हम सीख गए टेबल्स को। तो ये पहले होती थी अनुकरण विधि, बाकी अब इतनी नहीं होती है। उसके बाद व्याख्यान विधि, ये क्या होती है, इस विधि के जनक कुमारी हेलेन पारक्रस्ट, इस विधि की जन्मदाता भी आपकी कुमारी हेलेन पारक्रस्ट हो जाएंगी। ठीक है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। देखो, आपने देखा होगा कि जैसे कोई किसी के ऊपर व्याख्यान किया जाता है, पूरा पैराग्राफ लिख दिया जाता है, एक ही चीज़, जैसे दिल्ली के ऊपर पैराग्राफ लिख दिया, होली के ऊपर लिख दिया, दिवाली के ऊपर, एक प्रकार से व्याख्या करके डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ये आपकी व्याख्यान विधि होती है। इस विधि के जन्मदाता आपको मैंने बता दी हेलेन पारक्रस्ट, आपको ध्यान रखनी है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी भाई, व्याख्यान विधि। इसमें इंपॉर्टेंट ये था, इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। व्याख्यान विधि जो होती है, इसमें जो शिक्षक होता है जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शिक्षण विधि की जो भूमिका रहेगी शिक्षक की, वो इसमें प्रमुख रहती है, इसलिए इस शिक्षक केंद्रित विधि भी इसको कहा जाता है। व्याख्यान विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है मारिया मांटेश्वरी विधि। मारिया मांटेश्वरी इटली की एक चिकित्सक
तथा शिक्षा शास्त्री थी मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, जिसके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई। इनके नाम से ही हुई थी शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध। तो ये आपकी मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है, ये नाम है किसका? मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की चिकित्सक थी। इनके ही नाम पर इस विधि का नाम रख दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ही इस विधि को बनाया था। तो इनकी जन्मदाता यही हो जाएंगी, ठीक है, जिन्होंने नाम से भी और जिनका नाम भी यही था। यह पद्धति 2.5 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग की गई थी। कौन सी विधि भाई? मारिया मॉन्टेसरी विधि, जो इन्होंने की थी ये प्रयोग 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग की थी। इसका इसका विकास डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों, ठीक है, के चिकित्सा हेतु, इनकी शिक्षा हेतु किया गया था। स्टार्टिंग में ये था भाई, इस विधि में जो 2.5 से 6 साल तक के बच्चे थे, मंदबुद्धि के बालक, ठीक है, उन पे प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? मारिया मॉन्टेसरी विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों के चिकित्सा हेतु, इनकी शिक्षा हेतु इस चीज का प्रयोग किया गया था, जो विधि थी मारिया मॉन्टेसरी विधि। तो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों पर भी ये चीजें अप्लाई की जाने लगी, ठीक है। पहले तो ये सिर्फ जो मंद बुद्धि के बालक थे उसके लिए ये विधि अपनाई गई थी, मारिया मॉन्टेसरी विधि। बाद में ये सामान्य बालकों पे भी यूज होने लगी। तो ये थी आपकी मारिया मॉन्टेसरी विधि, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा। उसके बाद करते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि क्या कहती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है ये भी। डाल्टन विधि पद्धति के जनक जो है कुमारी हेलन पॉक्रेस्ट है, ठीक है, 4 विधियों की जनकदाता है भैया, ध्यान रख लेना। तो इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। इस विधि में क्या होता है, अध्यापक के द्वारा, टीचर के द्वारा स्टूडेंट को कार्य दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, जो कि उसको निर्धारित कार्य जो रहेगा निर्धारित समय पर करना होगा, एक प्रकार से असाइनमेंट के रूप में होते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय पर पूरा करना होता है, ठीक है, भीतर ही पूरा करना होता है। तो ये आपकी डाल्टन विधि हो जाएगी। निर्धारित समय पर किए जाने वाले कार्य जो कि अध्यापक द्वारा स्टूडेंट को दिया जाता है, कौन सी विधि होगी? तो डाल्टन विधि होगी आपकी। और एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा थोड़ा बढ़ा के पूछा जाएगा, घुमा के उसका लेवल, और 3-4 लाइन दी होंगी और आपको उस तरह से घुमाने की कोशिश की होगी, लेकिन क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस होगा पूरा की पूरा डाल्टन विधि, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, डाल्टन विधि। उसके बाद लास्ट है जो यहाँ पे भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, यह जो विधि है यह एक व्याकरण शिक्षण विधि होगी, ठीक है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। व्याकरण शिक्षण की विधि है भाई ये। इस विधि में क्या हो रहा है, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जा रहा है। प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। जो प्राथमिक बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के, उनके लिए ये विधि यूज की जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों के अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, जो अच्छे लेखन की पुस्तक की थी, अच्छी जो लिखी हुई थी, इनकी लैंग्वेज अच्छी थी, सरल भाषा में थी, उनके माध्यम से व्याकरण बच्चों को सिखाई जाती थी। तो ये जो थी व्याकरण शिक्षण विधि हो जाएगी। इस विधि की रचनाएं जो है के माध्यम से व्याकरण सिखाई जाती है। तो ये कौन सी विधि होगी? भाषा संसर्ग विधि होगी। आई होप कि आपने चीज़ें समझी होंगी, बहुत अच्छे से की होंगी। तो ये आपकी हिंदी की शिक्षण विधियाँ होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और हैं हिंदी पेडागोजी में, वो भी हम करेंगे। लाइक कर देना, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी है, ठीक है। तो सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपको इतनी मेहनत मेरे लिए थोड़ी सी करनी है, ठीक है। अपने सभी ग्रुप में जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। दूसरों की भलाई करने से भी हमारा भला होता है, भगवान हमको देखते हैं, ठीक है। तो आपका फ़र्ज बनता है जो आपको पूरा करना है। उसके बाद चलते हैं भाई, भाषा शिक्षण के कुछ उपागम कर लो, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। शिक्षण की प्रणाली को उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण की प्रणाली को उपागम कहते हैं। उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं, ठीक है। उपागम जो होते हैं इंग्लिश में इसको अप्रोच कहते हैं, अप्रोच को ही उपागम कहते हैं हिंदी में। शिक्षण की प्रणाली को उपागम कहते हैं, जो प्रणाली होती है उनको उपागम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, शिक्षण विधियाँ शिक्षण उपागम पर ही आधारित हैं। जितनी भी हमने शिक्षण विधियाँ की हैं वो सभी आपकी किस पे आधारित है भाई? उपागम पर आधारित है। एक एक वर्ड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एक भी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देती है, ठीक है। जो आपका उपागम है शिक्षण विधियों को जन्म देती है। कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वाले की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों तकनीकों का उपयोग करता है, वह उपागम की श्रेणी में आता है। क्या कह रहा है भाई? कुछ सीखने का तरीका, जो आप कुछ सीखना चाहते हो, सीखने का तरीका जो सिखाने वाले की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों तकनीकों को
का उपयोग करता है, यह उपागम की ही श्रेणी में आता है। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं और जो चीज़ें आपको कोई सिखा रहा है, तो वो जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है वही आपकी उपागम की श्रेणी में आता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे शिक्षण उपागम क्या होते हैं। उसके बाद उपागम दो रूप के होते हैं। पाठ संसर्ग उपागम होता है, एक आपका रचना संसर्ग शिक्षण उपागम होता है। दो प्रकार के उपागम हो गए, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। अब इनको पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, पाठ संसर्ग जो उपागम है आपका, वो समझिए। इसका तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ते समय यथासंभव भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाते समय, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उनको पढ़ाते समय यथासंभव भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, वो पाठ संसर्ग उपागम हो जाएगा। पाठ संसर्ग उपागम में पाठ पढ़ाते समय स्वसर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण का अच्छा अवसर मिलता है, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर बहुत ही कम मिलता है। जो पाठ संसर्ग उपागम होता है, इसमें क्या है, पाठ को पढ़ाते समय जो स्वसर करने का मतलब उच्चारण करने का जो है माध्यम उच्चारण शिक्षण का अच्छा मिलता है, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, यह उपागम शब्द शिक्षण की दृष्टि से विशेष उपयोगी होता है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से शब्द शिक्षण के अनेक अवसर मिलते हैं। ठीक है, ये जो उपागम है शब्द शिक्षण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से शब्द शिक्षण में अनेक अवसर आपको मिल जाते हैं इस उपागम में। ठीक है, जब आप उसको व्याख्यान करते हो स्वैसर वाचन में, तो इसमें आपको बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। शब्दों के अर्थ बोध, रचना व विशिष्ट शब्दों का ज्ञान इसमें कराया जाता है आपके पाठ संसर्ग में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। पाठ संसर्ग उपागम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये पढ़ लेना, अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं रचना शिक्षण उपागम क्या होता है। इसमें भाषिक तत्वों के विज्ञान व प्रयोग का प्रचार अवसर मिलता है। इसमें क्या होता है, भाषा के जो आपके तत्व हो गए, विज्ञान व प्रयोग हो गए, तो उनका आपको अवसर मिलेगा। उसमें था उच्चारण कर रहे थे, उसका मौका आपको मिल रहा था, और इसमें प्रयोग करने का अवसर आपको मिलेगा। रचना शिक्षित वस्तुत अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम इसमें हो जाएगा। इसमें अभ्यास है, अवसर आपको मिल रहा है, ये आपका रचना शिक्षण उपागम हो जाएगा। रचना के दो रूप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रचना के कितने रूप होते हैं, दो। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। ठीक है, दो रूप होते हैं भाई आपकी रचना के। उसके बाद समझते हैं मौखिक रचना के रूप में क्या है, वार्तालाप करना, वर्णन करना। ठीक है, मतलब कि मुंह से बोल के कोई कार्य कर रहे हो, वो आपका मौखिक में आता है। वार्तालाप करना, भाषण संवाद करना, वाद विवाद करना। ठीक है, किस तरह से कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो भाषा का। ठीक है, समाचार दर्शन करना, कविता पढ़ना, सुपाठ, विचार गोष्ठी आदि, ये सारी ही आपके मौखिक रचना के अनुरूप आती हैं। ठीक है, उसके बाद है लिखित। इसमें लिखित होगा व्याख्या, सार, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, निबंध, कहानी, ये सारी क्या है भाई, लिखित रचना हो जाएगी। तो ये आपकी दो रचनाएं होंगी, लिखित और मौखिक। आई होप कि दोनों क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद है भाषाई दक्षता। भाषाई दक्षता क्या रहेगी भाई आपकी, किसी भी भाषा को बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने में प्रवीणता। ठीक है, दक्षता मतलब किसी भी भाषा में जितनी आप चीज़ों को समझ गए, लिखना समझ गए, पढ़ना समझ गए, पढ़ना समझना समझ गए, तो वो ही उसमें आप जितनी भी प्रवीणता ला रहे हो, चीज़ों को जितनी सरलता से समझ रहे हो, उसमें जितनी आप निपुण हो गए हो एक प्रकार से, वो आपकी भाषा दक्षता हो जाएगी। भाषा में दक्ष हो जाना, भाषा दक्षता। तो किसी भी भाषा को बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने की शक्ति का विकास करना ही भाषा दक्षता होगी। ठीक है, उस भाषा को आपने लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, समझना सीख लिया, तो आपकी भाषा दक्षता कहलाएगी। उसके बाद भाषाई दक्षता के विकास उसके बाद भाषाई दक्षता के विकास के मनोवैज्ञानिक घटक ये भी पढ़ने हैं। एक तो होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होता है अभी आपका, जिज्ञासा जब बालक किसी वस्तु या दृश्य को देखता है या ध्वनि को सुनता है, तो उस वस्तु, दृश्य, ध्वनि के बारे में जानने की कोशिश करता है, यही जिज्ञासा कहलाती है। ठीक है, जब छोटा बच्चा है किसी दृश्य को देखता है, किसी दृश्य को देखता है, ध्वनि को सुनता है, तो उस वस्तु या दृश्य की ध्वनि के बारे में उसको जानने की कोशिश करता है, मतलब उसको क्यूरियोसिटी उसकी हो जाती है, क्यूरियोसिटी उसमें आ जाती है, उसको जानने के लिए वो इच्छुक हो जाता है। तो उस इच्छुक जब वो हो रहा है तो उसी को जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है जिज्ञासा क्या रहेगी, किसी वस्तु, ध्वनि को सुनकर, देखकर जिज्ञासा हो रही है, जिज्ञासा होती है। अनुकरण क्या होता है, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बालक आने वाली प्रतिक्रियाएं करता है। अब क्या है, बच्चा उसने कुछ देखा, ठीक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगी, तो वो क्वेश्चन करेगा, और वो क्वेश्चन करना ही एक प्रकार से अनुकरण हो जाएगा। तो वो प्रतिक्रिया करेगा उन चीज़ों को जो उसने देखा
है, कुछ सुना है, तो उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करेगा, पूछेगा कि ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, दृश्य है, क्या है। तो यही आपका एक प्रकार से अनुकरण के अंदर आएगा। तो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बालक आने वाली प्रतिक्रियाएं करता है। वह परिवार के सदस्य से ध्वनियाँ सुनता है, ध्वनियों को सुनकर वह बोलने की चेष्टा करता है। धीरे धीरे प्रत्यय स्वयं है कुछ शब्द बोलने लगता है, ठीक है। वो जिज्ञासा को शांत करेगा, बोलेगा, इस तरह से वो बोलना सीख जाएगा। यहाँ से ही उसकी भाषा सीखने की प्रवृत्ति का विकास होना आरंभ हो जाता है। अर्थात बोलना सीखने में अनुकरण का सर्वाधिक महत्व होता है। उसको अपनी क्यूरियोसिटी को उसको शांत करना है, उसको इच्छुक रहता है, तो धीरे धीरे वो कोशिश प्रयास करता है अपने परिवार वालों से। इसी तरह से वो भाषा सीख जाता है अनुकरण के माध्यम से। पहले उसमें जिज्ञासा आती है, उसके बाद अनुकरण द्वारा वो सीखता है। भाषाई दक्षता के तत्व कारक या भाषाई दक्षता के तत्व कारकों की विवेचना, ये क्या होती है भाई? भाषाई दक्षता के तत्व कारक या भाषाई दक्षता के तत्व कारकों की विवेचना। भाषा सीखने के लिए उसके मस्तिष्क में सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं। जो वो भाषा सीखेगा तो उसके मस्तिष्क में जो है सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक रूप से हो जाएंगी। भाई वो प्राकृतिक रूप से सुनना सीख गया, देखना सीख गया, बोलना सीख गया, प्राकृतिक रूप से अपनी मातृभाषा, अपने परिवार से, एनवायरनमेंट के थ्रू चीज़ों को पकड़ना सीख गया। तो वो क्या है भाई? प्राकृतिक रूप से सीख गया व्यवस्थाओं को। बालक भाषा अर्जित करने की सह शक्ति लेकर जन्म से ही आता है, ठीक है। भाषा अर्जित करना वो जन्म से ही, उसकी जो अर्जित करने की सहज शक्ति है वो जन्म से ही होती है सभी बच्चों में। जब बालक किसी वस्तु या दृश्य को देखता है, ध्वनि को सुनता है, तो मस्तिष्क की सहायता से वह प्रक्रिया कर नियमों की खोज करता है, ठीक है। तो बच्चा है, छोटा बच्चा किसी वस्तु या दृश्य को देखकर, ध्वनि को सुनकर मस्तिष्क की सहायता से अपने दिमाग लगा के चीजों पर, नियमों पर खोजबीन करना शुरू करता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो विभिन्न प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। जैसे जैसे वे नवीन पुरुष वस्तुओं से परिचित होते हैं, वैसे वैसे उनके साथ उनके क्रियाएं, अनेक क्रियाएं करता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा नवीन वस्तुओं से परिचित होता है, जानता है चीज़ों को, तो वैसे वैसे उनके साथ वो अनेक क्रियाएं करता है। जब वे क्रियाएं बार बार होती हैं और तो उन सभी का एक बिंब उसके मस्तिष्क में बन जाता है। भाई क्या होता है, आप खुद से ही लगा लो, किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी चीज़ को आप बार बार देखते हो तो वो आपके माइंड में इस तरह से फिट बैठ जाएगी, उसकी छवि इस तरह से बैठ जाएगी कि आप उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जब वो क्रियाओं को बार बार कर रहा है बच्चा, तो सभी का एक बिंब उसके मस्तिष्क में बनता चला जाता है, ठीक है। वो अपने उसमें दक्षता में निपुण होता चला जाता है। भाई आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो मैंने आपको कराई है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी। लेकिन अभी आपकी हिंदी पेडागोजी खत्म नहीं हुई है, लगभग इतनी बड़ी एक वीडियो और आएगी। भाई ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, 2 वीडियो में कंप्लीट आपकी पेडागोजी हो जाएगी। 15 नंबर का कंटेंट है, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से समझा है। 8 से 7 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट हुए हैं, 8 से 7 नंबर अभी बाकी हैं भाई, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। 2 वीडियो आएंगी, ठीक है। क्योंकि इतना सिलेबस होता है, मैं कोशिश कर रही हूँ सारी ही चीज़ें मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको करवा सकूँ। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना चीज़ें आपने कितनी समझी हैं। शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड में और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगी एग्ज़ाम तक। ना सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर से हमको एग्ज़ाम निकालना है। एक ही बार में एग्ज़ाम निकाल देना, ठीक है। उसके बाद अपने जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, जो कि मेन होता है जॉब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड।